क्या इंडिया कंज्यूमर इकॉनमी में ग्रो कर रहा है या हम सरकार की हर फेलियर की कीमत चुका रहे हैं? साफ पानी नहीं तो आरओ खरीदो, बिजली नहीं तो इन्वर्टर खरीदो, साफ हवा नहीं तो एयर प्यूरिफायर खरीदो, गैस नहीं तो इंडक्शन खरीदो, सरकारी स्कूल नहीं तो महंगे प्राइवेट स्कूल और अस्पताल नहीं तो महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल। हम पब्लिक पॉलिसी पैरालिसिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जगह परचेजेस कर रहे हैं और इसे कंज्यूमर ग्रोथ बताया जा रहा है। किसी मीडिया की हेडलाइन में यह सवाल भी नहीं पूछा जाता कि इंडिया की कंज्यूमर बूम प्रॉस्पेरिटी है या सर्वाइवल। क्या देश में शॉपिंग बढ़ रही है या बस मजबूरियां खरीदी जा रही हैं? ये कंज्यूमर इकॉनमी है या फेलियर इकॉनमी? हम खरीद क्यों रहे हैं? सुविधा के लिए या एक फेल्ड सिस्टम से बचने के लिए? नहीं, हर निजी खरीद सरकारी विफलता की वजह से नहीं होती। कुछ लोग सुविधा या बेहतर गुणवत्ता के लिए आरओ, निजी स्कूल या निजी अस्पताल चुनते हैं, भले ही सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन जब इन्हें मजबूरी में खरीदते हैं क्योंकि पर्याप्त सार्वजनिक विकल्प अपर्याप्त, अनुपलब्ध या भरोसेमंद नहीं लगते, तो सवाल उठना तो लाजमी है। सबसे अहम सवाल तो आज ये है, इंडिया में कंज्यूमर इकोनॉमी का कितना हिस्सा एस्पिरेशनल कंजम्पशन है और कितना डिफेंसिव कंजम्पशन? मेरा यह वीडियो कोई साधारण राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि एक गंभीर आर्थिक डॉक्यूमेंट्री है जो पूछ रहा है, क्या हम अमीर हो रहे हैं या सिर्फ सरकार की विफलताओं का बिल भर रहे हैं? क्या इंडिया कंज्यूमर इकॉनमी बन रहा है या फेलियर इकॉनमी? हम समृद्धि के लिए खरीद रहे हैं या सिस्टम से बचने के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। एक सामान्य भारतीय परिवार की असामान्य सुबह। सुबह के 6 बजे हैं। दिल्ली एनसीआर की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला एक मिडिल क्लास परिवार जाग चुका है। रसोई में नल खोला जाता है, पानी आ रहा है, लेकिन कोई उसे सीधे पीने की हिम्मत नहीं करता। पहले वो ओवरहेड टैंक में जाएगा, फिर प्यूरिफायर में, और पानी की क्वालिटी ऐसी कि बार बार वाटर प्यूरिफायर की मेम्ब्रेन्स बदलेगी। फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आएगा। इसी तरह से बाहर हवा की एक्यूआई खराब है, खिड़की खोलकर ताजी हवा लेने की जगह एयर प्यूरिफायर चालू किया जाता है। उसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट डेट मोबाइल एप्लीकेशन याद दिला रही है। बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है। सरकारी स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन परिवार ने उसे प्राइवेट स्कूल में भेजा है। स्कूल फी के अलावा ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, एक्टिविटी चार्ज, एनुअल चार्ज और कोचिंग अलग हैं। पिता ऑफिस जाने के लिए कार निकालते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल तो क्या, अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन कार का मतलब फ्यूल, इंश्योरेंस, पार्किंग, मेंटेनेंस और ट्रैफिक में रोज 2 घंटे। उसी घर में दोपहर में दादी की तबीयत खराब होती है। पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन परिवार अनसर्टेनिटी नहीं लेना चाहता। वो प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचता है। रिसेप्शन पर सबसे पहला सवाल बीमारी का नहीं होता, सवाल होता है कैश देंगे या इंश्योरेंस है। शाम को बिजली चली जाती है। सोसाइटी का डीजल जनरेटर चालू होता है। अगले मेंटेनेंस बिल में डीजी चार्ज जुड़ जाएगा। रात को सिक्योरिटी गार्ड गेट बंद करता है। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो डोरबेल नोटिफिकेशन भेजती है। और इन सब के बीच टेलीविजन न्यूज में एक इकोनॉमिस्ट बहुत उत्साह से कह रहा होता है, इंडियाज कंज्यूमर स्टोरी इज बूमिंग। अब सवाल यह है, क्या यह परिवार सच में अधिक समृद्ध हो गया है या उसने पानी, हवा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिन बेसिक सर्विसेज की उम्मीद पब्लिक सिस्टम से की थी, उनके प्राइवेट सब्स्टिट्यूट्स मजबूरी में खरीद लिए हैं? क्या हम खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम और एस्पिरेशन बढ़ रही है, या इसलिए कि हमें लगता है कि बिना खरीदे हम सुरक्षित, स्वस्थ और कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे? आज देश का नागरिक मूलभूत सुविधाओं की कमी पर भी विरोध नहीं कर रहा है,
सार्वजनिक सेवा की मांग करने की बजाय निजी विकल्प खरीद रहा है और उसी ट्रांजैक्शन को कंज्यूमर ग्रोथ कहा जा रहा है। मेरी आज की कहानी शॉपिंग के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ भी नहीं है। आज का असली सवाल है, इंडिया के कंजम्पशन का कितना हिस्सा एस्पिरेशन है और कितना हिस्सा प्रोटेक्शन। कंजम्पशन बूम का अर्थ क्या है? सबसे पहले एक बेसिक इकोनॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। कंजम्पशन कोई बुरी चीज नहीं है। जब कोई परिवार रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन या कार खरीदता है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी, कंफर्ट या मोबिलिटी बढ़ा सकता है। जब कोई हाउस होल्ड अच्छा न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंटरनेट या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर खर्च करता है तो ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ा सकता है। कंजम्पशन डिमांड भी पैदा करता है। डिमांड से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से जॉब्स, टैक्स रेवेन्यू और बिजनेस इन्वेस्टमेंट बनते रहते हैं। इंडिया की इकोनॉमी में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक बड़ा इंजन है। इसलिए कार सेल्स, एयरलाइन ट्रैफिक, रेस्टोरेंट बिल्स, अप्लायंस डिमांड या डिजिटल पेमेंट्स बढ़ना आर्थिक कॉन्फिडेंस का संकेत हो सकता है। लेकिन हर स्पेंडिंग का वेलफेयर इफेक्ट समान नहीं होता। मान लीजिए 2 परिवारों ने 5 लाख रुपए खर्च किए। पहले परिवार ने नया कंप्यूटर, प्रोफेशनल कोर्स और बिजनेस इक्विपमेंट खरीदा। दूसरे परिवार ने कंटामिनेशन से हुई बीमारी के इलाज में टूटे इन्वर्टर और फ्लड डैमेज्ड फर्नीचर पर 5 लाख खर्च किए। अब नेशनल अकाउंट्स में दोनों ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, लेकिन क्या दोनों परिवारों की वेल्थ और प्रोडक्टिव कैपेसिटी समान रूप से बढ़ी? नहीं। पहले परिवार के पास खर्च के बाद एक प्रोडक्टिव असेट और नई स्किल हो सकती है। दूसरा परिवार केवल उस स्थिति में वापस पहुंचा है जहां वो डिजास्टर या बीमारी से पहले था। यही हमें जीडीपी और वेलफेयर का अंतर समझना होगा। जीडीपी मार्केट ट्रांजैक्शंस को मापता है। वो हर ट्रांजैक्शन की खुशी, मजबूरी या सामाजिक उपयोगिता नहीं मापता। हॉस्पिटल बिल जीडीपी में जुड़ता है, इसका अर्थ ये नहीं कि बीमारी अच्छी है। कार रिपेयर जीडीपी में जुड़ता है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक्सीडेंट होना प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। एयर प्यूरिफायर की बिक्री भी जीडीपी में जुड़ती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पॉल्यूटेड एयर डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। कंजम्पशन को 3 तरीके से देखना चाहिए। इस एनालिसिस को केवल प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन में बांटना एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का लेजी आंसर होगा। इससे बेहतर फ्रेमवर्क है कि कंजम्पशन को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में देखें। पहला, एस्पिरेशनल कंजम्पशन। यह जीवन स्तर बेहतर करने की इच्छा से आता है। नई कार, बेहतर फर्नीचर, हॉलिडे, फैशन, एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम रेस्टोरेंट, लग्जरी होम। यह इनकम ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और प्रेफरेंस का इंडिकेटर हो सकता है। दूसरा, कैपेबिलिटी बिल्डिंग कंजम्पशन। यह वो खर्च है जो भविष्य की क्षमता बढ़ाता है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लैपटॉप, बिजनेस, सॉफ्टवेयर, गुड न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रिलायबल इंटरनेट, चाइल्ड केयर, जो किसी पेरेंट को लेबर फोर्स में बने रहने दे। यह टेक्निकली कंजम्पशन हो सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा भी हो सकता है। तीसरा, डिफेंसिव कंजम्पशन। वो एक्सपेंडिचर जो किसी एग्जिस्टिंग रिस्क, डेफिशिएंसी या पब्लिक सिस्टम गैप से बचने के लिए करना पड़ता है। आरओ प्यूरिफायर, वाटर टैंकर, एयर प्यूरिफायर, इन्वर्टर और जनरेटर, प्राइवेट सिक्योरिटी, रिपीटेड मेडिकल ट्रीटमेंट, महंगी कोचिंग, इसलिए कि रेगुलर स्कूलिंग पर्याप्त नहीं लगती, बाढ़ के बाद रिपेयर, ट्रैफिक से बचने के लिए दूसरी एकोमोडेशन, लीगल प्रोटेक्शन और रिपीटेड कॉम्प्लायंस कॉस्ट। ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ खरीदना नहीं होता, सिस्टेमिक प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन खरीदना होता है। हां, यहां संतुलन जरूरी है। हर आरओ गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, हर प्राइवेट स्कूल मजबूरी नहीं है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल का उपयोग पब्लिक सिस्टम के कोलैप्स का एविडेंस नहीं है। एफ्लुएंट हाउस होल्ड बेहतर सुविधा, स्पीड, प्राइवेसी या ब्रांड प्रेफरेंस के लिए भी प्राइवेट सर्विस चुन सकते हैं। असली टेस्ट यह है
कि क्या हाउस होल्ड के पास वास्तविक विकल्प था। अगर रीजनेबल क्वालिटी की पब्लिक सर्विस उपलब्ध थी और उसने लग्जरी ऑप्शन चुना तो वो प्रेफरेंस है। लेकिन अगर पब्लिक ऑल्टरनेटिव टेक्निकली मौजूद था मगर प्रैक्टिकली अनरिलायबल, ओवरक्राउडेड या इनएक्सेसिबल था तो मार्केट परचेज नॉमिनली चॉइस है या इकोनॉमिकली कंपल्सन। उदाहरण के लिए अब एक अर्बन फैमिली का एग्जाम्पल देखते हैं। इस फैमिली की मंथली टेक होम इनकम 1.5 लाख रुपए है। 4 लोग हैं, पति पत्नी, एक बच्चा और एक बुजुर्ग पेरेंट। ऊपर से देखने पर यह गरीब परिवार नहीं है, लेकिन इसके मंथली बजट को देखिए। घर की ईएमआई या रेंट 40,000, प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज 22,000, हेल्थ इंश्योरेंस का मंथली इक्विवेलेंट 6,000, रूटीन मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स का खर्च 5,000, कार ईएमआई, फ्यूल और मेंटेनेंस है 18,000, सोसाइटी मेंटेनेंस, जनरेटर और सिक्योरिटी मिलकर बनते हैं 8,000, आरओ प्यूरिफायर, फिल्टर्स और अप्लायंस सर्विसिंग 2,500, डोमेस्टिक हेल्प और चाइल्ड केयर कॉस्ट है 7,000, फूड एंड ग्रोसरी बिल है 18,000, मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विसेज के खर्च हैं 4,000, पेरेंट्स, क्लॉथिंग, इमरजेंसी और मिसलेनियस मिलकर 10,000 का खर्च। कुल खर्च बना 1,40,000 के करीब। अब इस परिवार की इनकम 1.5 लाख है, लेकिन डिस्क्रेशनरी सरप्लस मुश्किल से 10,000 बचा। कागज पर यह अपवर्डली मिडिल क्लास है, रियल लाइफ में यह परमानेंटली वल्नरेबल है। एक बड़ी बीमारी, एक नौकरी का नुकसान, एक स्कूल फी रिवीजन, एक मेजर हाउसिंग रिपेयर और पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल सकता है। यही डिस्टिंक्शन पॉलिसी डिबेट में गायब रहता है। इनकम बढ़ सकती है, लेकिन अगर इनकम का बड़ा हिस्सा रिस्क मैनेजमेंट पर जा रहा है तो हाउस होल्ड की फेल्ड प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ती। इसे केवल लाइफस्टाइल कहना भी गलत होगा। कई परिवारों के लिए यह है सर्वाइवल इन्फ्लेशन। आप अधिक खर्च इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने अधिक लग्जरी खरीदी। आप अधिक खर्च कर रहे हैं क्योंकि एक्सेप्टेबल लाइफ की मिनिमम एंट्री फी बढ़ गई है। हाउस होल्ड कंजम्पशन डेटा क्या बताता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रामीण भारत में 4,122 और शहरी इलाकों में 6,996 था। यानी एवरेज फिगर भी ये दिखाते हैं कि अधिकांश भारतीय हाउस होल्ड के पास अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है, लेकिन एवरेज के भीतर इनइक्वालिटी छिप जाती है। एक अपर मिडिल क्लास हाउस होल्ड का एयर प्यूरिफायर और हॉलिडे दोनों कंज्यूमर डिमांड है। एक लो इनकम फैमिली का मेडिसिन बिल और पानी खरीदना भी कंज्यूमर डिमांड है। मार्केट दोनों को रुपए में गिनता है, लेकिन सोशल मीनिंग अलग है। फूड का शेयर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सामान्यता घटता है और ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन और सर्विसेज का शेयर बढ़ता है। यह डेवलपमेंट का एक नेचुरल पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन सर्विस स्पेंडिंग में दो अलग अलग कहानियां छिपी हो सकती हैं। एक परिवार रेस्टोरेंट, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहा है। दूसरा हाउस होल्ड, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट और प्राइवेट ट्यूशन के बढ़ते खर्च से परेशान है। दोनों नॉन फूड कंजम्पशन है। दोनों को एक ही प्रॉस्पेरिटी नैरेटिव में डाल देना मिसलीडिंग होगा। इसलिए भविष्य में कंजम्पशन डेटा के साथ एक नया सवाल जोड़ना चाहिए। हाउस होल्ड्स क्या खरीद रहे हैं और किस समस्या के कारण खरीद रहे हैं? उदाहरण के तौर पर बीमारी भी मार्केट है। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में आंकड़ों में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के अनुसार टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 2014-15 के 62.6% से घटकर 2021-22 में 39.4% हुई। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का शेयर इसी अवधि में 29% से बढ़कर 48% हुआ। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स में पैंडेमिक रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंडिंग सामान्य होने के बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का हिस्सा 43.4% बताया गया और गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी
43.7% रही। ध्यान दीजिएगा, ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन 39% या 43% आउट ऑफ पॉकेट शेयर भी हाउस होल्ड के लिए छोटा बर्डन नहीं है। और हेल्थ स्पेंडिंग का नेचर बाकी कंजम्पशन से अलग होता है। कोई व्यक्ति हार्ट सर्जरी डिमांड इसलिए नहीं करता क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मजबूत है, वो डिमांड मजबूरी से आती है। मेडिकल स्पेंडिंग में हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर कम होती है। पेशेंट प्राइस कंपेयर करने, प्रोसीजर पोस्टपोन करने या क्वालिटी वेरीफाई करने की स्थिति में हमेशा नहीं होता। यानी हेल्थ केयर मार्केट में डिमांड कई बार डिस्ट्रेस ड्रिवन होती है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ सकता है, डायग्नोस्टिक चेन का टर्नओवर बढ़ सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन बढ़ सकता है, जीडीपी बढ़ सकता है, लेकिन अगर अंडरलाइंग कारण प्रिवेंटिव डिजीज, पॉल्यूटेड एयर, कंटामिनेटेड वाटर या वीक प्राइमरी केयर है, तो सोसाइटी एक प्रिवेंटिव प्रॉब्लम का रिपीटेडली भुगतान कर रही है। यहां ब्रोकन विंडो एनालॉजी उपयोगी है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक बेस्टियाट ने बताया था कि टूटी खिड़की बदलने से ग्लास मेकर को बिजनेस मिलता है, लेकिन सोसाइटी इसलिए अमीर नहीं हुई। जो पैसा किसी नई प्रोडक्टिव चीज पर खर्च होता वो पुराने नुकसान की भरपाई में चला गया। इसी तरह बीमारी का इलाज जरूरी और वैल्यूएबल है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का काम प्रोडक्टिव है, लेकिन प्रिवेंटेबल डिजीजेज को पहले होने देना और फिर इलाज पर खर्च करना एफिशिएंट डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। सबसे अच्छी हेल्थ केयर इकोनॉमी नहीं होगी जिसमें हॉस्पिटल बिल्स सबसे तेजी से बढ़े, बल्कि वो होगी जिसमें लोगों को प्रिवेंटेबल डिजीज कम हो, प्राइमरी केयर समय पर मिले और कैटास्ट्रॉफिक बिल का खतरा घटे। एयर प्यूरिफायर इकोनॉमी को ही लें। साफ हवा अब प्रोडक्ट है। एक समय था जब हवा ऐसी चीज थी जिसे मार्केट से खरीदने का सवाल ही नहीं उठता था। आज अर्बन इंडिया में क्लीन एयर एक अप्लायंस, फिल्टर, सील्ड रूम और इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉम्बिनेशन बनती जा रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया की लगभग पूरी 1.4 अरब पॉपुलेशन अनहेल्दी PM 2.5 एक्सपोजर का सामना करती है। एयर पॉल्यूशन से प्री मैच्योर डेथ्स और इलनेस के कारण 2019 के एक स्टडी में आउटपुट लॉस लगभग $36.8 बिलियन, उस समय के जीडीपी का करीब 1.36% आंका गया। इसका हाउस होल्ड लेवल अर्थ समझिए। पहले पॉल्यूशन हुआ, फिर बीमारी का रिस्क बढ़ा, फिर हाउस होल्ड ने प्यूरिफायर खरीदा, फिर फिल्टर खरीदा, फिर इलेक्ट्रिसिटी खर्च की, फिर रेस्पिरेटरी कंसल्टेशन ली, फिर मेडिसिन खरीदी। मार्केट एक्टिविटी हर स्टेज पर बढ़ी, लेकिन बेसिक पब्लिक गुड, क्लीन एयर बेहतर नहीं हुई। और यहां इनइक्वालिटी और भी गहरी है। एफ्लुएंट फैमिली घर में प्यूरिफायर लगा सकती है, लेकिन डिलीवरी वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबरर, ट्रैफिक पुलिसमैन, स्ट्रीट वेंडर और स्कूल जाने वाला बच्चा अपने दिन का अधिकांश हिस्सा बाहर बिताता है। इसका मतलब है कि डिफेंसिव कंजम्पशन प्रोटेक्शन देता भी है तो अनइवन प्रोटेक्शन देता है। जो पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं वो प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते। जो प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकता है वो भी केवल अपने बेडरूम की हवा साफ कर सकता है, पूरे एयर शेड की नहीं। इसलिए पब्लिक गुड्स का प्राइवेट सब्स्टिट्यूट कभी कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एयर प्यूरिफायर क्लीन एयर पॉलिसी की जगह नहीं ले सकता, जैसे होम सिक्योरिटी कभी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जगह नहीं ले सकती, जैसे बॉटल्ड वाटर यूनिवर्सल सेफ वाटर सिस्टम की जगह नहीं ले सकता। इसी तरह से एजुकेशन आज क्या है? इन्वेस्टमेंट, स्टेटस या इंश्योरेंस? एजुकेशन स्पेंडिंग को सामान्यतः कैपेबिलिटी बिल्डिंग कंजम्पशन माना जाना चाहिए, और यह सही भी है। अच्छी शिक्षा फ्यूचर प्रोडक्टिविटी, अर्निंग कैपेसिटी और सोशल मोबिलिटी बढ़ा सकती है। लेकिन इंडिया की एजुकेशन इकोनॉमी में भी कंजम्पशन के लेयर्स हैं। प्राइवेट स्कूल फी केवल सुपीरियर टीचिंग के लिए हो सकती है, लेकिन अधिकांश पेरेंट्स इसे 3-वे इंश्योरेंस की तरह देखते हैं। पहला, खराब पब्लिक स्कूलिंग के रिस्क से इंश्योरेंस। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज डिसएडवांटेज से इंश्योरेंस। तीसरा, फ्यूचर लेबर मार्केट कंपटीशन से इंश्योरेंस। और इसके बाद कोचिंग आती है। स्कूल फी भरने के बावजूद कोचिंग,
कॉलेज फी भरने के बाद भी एम्प्लॉयबिलिटी कोर्स, डिग्री के बाद भी सर्टिफिकेशन। यानी परिवार एजुकेशन एक बार नहीं खरीदता, वो स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, टेस्ट प्रिपरेशन और स्किल करेक्शन के रूप में रिपीटेड एजुकेशन खरीदता है। यहां एक पैराडॉक्स है, एजुकेशन स्पेंडिंग प्रोडक्टिविटी बनाती है, लेकिन अगर उसी लर्निंग आउटकम के लिए हाउसहोल्ड को कई पैरेलल सिस्टम्स खरीदने पड़े तो सिस्टम इनएफिशिएंट है। एक पेरेंट प्राइवेट स्कूल खुशी से चुनता है क्योंकि उसे स्पेसिफिक हाई क्लास एजुकेशन चाहिए, यह एस्पिरेशन है। वहीं दूसरा पेरेंट अपनी इनकम का 30% फी में देता है क्योंकि उसे लगता है कि पब्लिक ऑप्शन से बच्चे का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यह डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्ट समान दिखता है, मोटिवेशन अलग है, और यही मोटिवेशन हाउसहोल्ड वेलफेयर तय करता है। डबल पेमेंट या कहें कि पेनाल्टी की भावना आज अर्बन मिडिल क्लास का एक कॉमन कंप्लेंट है। हम टैक्स भी देते हैं और फिर हर बेसिक सर्विस प्राइवेट सेक्टर से दोबारा खरीदते हैं। इस स्टेटमेंट को केयरफुली समझना होगा। टैक्स किसी एक व्यक्ति की स्कूल फी या हॉस्पिटल बिल का एडवांस पेमेंट नहीं है। टैक्स डिफेंस, कोर्ट, रोड, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई चीजों का कलेक्टिव सर्विसेज के लिए होता है। इसलिए टेक्निकली हर प्राइवेट पेमेंट को 2 बार भुगतान कहना पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाउस होल्ड की भावना फिर भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। वो इनकम टैक्स और साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेज भी देता है, फिर प्राइवेट स्कूल, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर गेटेड सिक्योरिटी, फिर टैंकर, फिर जनरेटर, फिर टोल रोड, फिर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन। उसे लगता है कि उसकी डिस्पोजेबल इनकम पर पब्लिक सिस्टम गैप्स का हिडन सरचार्ज लग रहा है। इसे हम कह सकते हैं प्राइवेट टैक्स ऑफ पब्लिक फेलियर। यह सरकार द्वारा लगाया हुआ ऑफिशियल टैक्स नहीं है, लेकिन वीक पब्लिक सर्विसेज के कारण हाउसहोल्ड पर आने वाला एडिशनल अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है, और यह टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है। रिच हाउस होल्ड के लिए 25,000 का एयर प्यूरिफायर कंफर्ट एक्सपेंस है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2500 कई महीने की सेविंग हो सकती है। एफ्लुएंट हाउस होल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल बिल आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। पुअर हाउस होल्ड असेट बेचकर वो पूरा करता है, लोन लेता है या ट्रीटमेंट पोस्टपोन कर सकता है। इसलिए डिफेंसिव कंजम्पशन केवल कंजम्पशन का सवाल नहीं रहता, ये इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी का प्रश्न भी बन जाता है। लेकिन फिर भी हम तो प्रोटेस्ट से परचेज का सफर तय करते हुए अब सही मायनों में सफर करना एक्सेप्ट कर चुके हैं। यह सबसे पॉलिटिकल और अनकंफर्टेबल पर्सपेक्टिव है। पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एल्बर्ट हिर्शमैन ने इंस्टीट्यूशन से डिससेटिस्फैक्शन पर 3 ब्रॉड रिएक्शंस की चर्चा की थी: एग्जिट, वॉइस और लॉयल्टी। वॉइस का अर्थ है कि नागरिक सुधार की मांग करें, एग्जिट का अर्थ है कि वो सिस्टम छोड़कर ऑल्टरनेटिव चुन ले, और लॉयल्टी वही तो आज देश के एक बड़े वर्ग में साफ देखा जा सकता है। पब्लिक स्कूल खराब है तो प्राइवेट स्कूल में एग्जिट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एग्जिट, म्यूनिसिपैलिटी वाटर खराब है तो वाटर में एग्जिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमजोर है तो प्राइवेट कार में एग्जिट। जब इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल मिडिल क्लास पब्लिक सिस्टम से एग्जिट कर जाता है तो उसकी वॉइस भी पब्लिक सिस्टम से कम हो सकती है। अब उसे म्यूनिसिपल स्कूल सुधारने की उतनी अर्जेंसी नहीं है क्योंकि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है। पब्लिक बस की क्वालिटी उसकी प्रायोरिटी नहीं क्योंकि उसके पास कार है। गवर्नमेंट क्लिनिक की हालत उसकी डेली कंसर्न नहीं क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस है। यह प्रोसेस पब्लिक सिस्टम को 2 टियर बना सकती है। प्राइवेट सर्विसेज उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, रेसिड्यूअल पब्लिक सर्विसेज उन लोगों के लिए जिनके पास एग्जिट का विकल्प नहीं है, और जिन सिटीजन्स के पास वॉइस सबसे कम है वही वीक पब्लिक सिस्टम में पीछे रह जाते हैं। लेकिन प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स बंद कर देना भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो जेन्युइन कैपेसिटी, इनोवेशन और चॉइस भी देते हैं। सॉल्यूशन ये है कि एग्जिट उपलब्ध रहे लेकिन बेसिक पब्लिक ऑप्शन इतना अच्छा हो कि एग्जिट मजबूरी ना बने। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दोष देना भी सही नहीं है।
डिमांड है तो मार्केट प्रोडक्ट तो बनाएगा। पानी पर भरोसा नहीं है, प्योरीफायर कंपनी आएगी। पावर कट्स हैं तो इन्वर्टर कंपनी आएगी। सिक्योरिटी कंसर्न है तो सीसीटीवी और गार्ड सर्विस आएगी। पब्लिक हॉस्पिटल ओवरक्राउडेड है तो प्राइवेट हॉस्पिटल कैपेसिटी बनाएगा। मार्केट गैप भरता है। समस्या गैप भरने वाले बिजनेस में नहीं है। समस्या तब है जब गैप परमानेंट बिजनेस मॉडल बन जाए और पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव गैप खत्म करना न रहे। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका 3 तरीके की हो सकती है। पहला, सप्लीमेंट, पब्लिक सर्विस के ऊपर एडिशनल चॉइस। दूसरा, पार्टनर, गवर्नमेंट के साथ कैपेसिटी क्रिएशन। और तीसरा, सब्स्टिट्यूट, पब्लिक सर्विस की अनुपस्थिति की जगह। पहले 2 मॉडल्स डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। तीसरा मॉडल भी इमरजेंसी में जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक नेसेसिटीज में परमानेंट सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक्सेस इनकम पर निर्भर हो जाता है। बाजार विलिंगनेस टू पे देखता है, राज्य सिटीजनशिप देखता है। इसलिए क्लीन एयर, बेसिक एजुकेशन, पुलिसिंग, सैनिटेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और सेफ वाटर को केवल कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह नहीं माना जा सकता। वे मेरिट गुड्स या पब्लिक गुड्स हैं जिनका बेनिफिट इंडिविजुअल बायर से आगे पूरी सोसाइटी को मिलता है। सही कंज्यूमर इकोनॉमी कैसी होगी? एक प्रॉस्पेरस कंज्यूमर इकोनॉमी की पहचान ये नहीं कि लोग कम खरीदें। पहचान ये है कि उन्हें किस तरह की चीजें खरीदने की फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। कल्पना कीजिए 2 अलग अलग सिटीज की। पहले शहर में हाउस होल्ड इनकम 1 लाख है, लेकिन 25,000 प्राइवेट स्कूल, 10,000 कार कम्यूट, 5,000 मेडिकल स्पेंडिंग और 5,000 वाटर पावर बैकअप में जा रहा है। दूसरे शहर में इनकम 1 ही लाख है, लेकिन पब्लिक स्कूल क्रेडिबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल है, प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेसिबल है, वाटर सेफ है। अब वहां फैमिली 45,000 रुपए बचाकर स्किल, बिजनेस, हाउसिंग, ट्रेवल, कल्चर या रिटायरमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है। दोनों की इनकम समान है, लेकिन दूसरे हाउस होल्ड का इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अधिक है। इसे इकोनॉमिस्ट्स कभी कभी पब्लिक सर्विसेज के सोशल वेज के रूप में समझते हैं। अच्छी पब्लिक सर्विस हाउस होल्ड को कैश ट्रांसफर किए बिना उसकी रियल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाती है। रिलायबल बस का मतलब ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं, टाइम और मनी की बचत है। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल हाउस होल्ड को लाखों रुपए की एजुकेशन कॉस्ट से बचा सकता है। स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर कैटास्ट्रॉफिक हॉस्पिटलाइजेशन को रोक सकती है। क्लीन वाटर मेडिकल एक्सपेंस और प्यूरिफायर कॉस्ट दोनों घटाता है। इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर केवल बजट कॉस्ट नहीं है, वो हाउस होल्ड की प्राइवेट स्पेंडिंग को रिलीज करने वाला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। नया इकोनॉमिक डैशबोर्ड क्या होना चाहिए? अगर हमें कंजम्पशन बूम को ईमानदारी से समझना है तो केवल सेल्स फिगर पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ नए इंडिकेटर्स देखने चाहिए। पहला, डिफेंसिव कंजम्पशन रेशियो, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा प्रिवेंटेबल रिस्क और पब्लिक सर्विस सब्स्टिट्यूट पर जा रहा है। दूसरा, बेसिक सर्विसेज कॉन्फिडेंस इंडेक्स, कितने हाउस होल्ड्स पब्लिक स्कूल, वाटर, हेल्थ केयर, पुलिसिंग और ट्रांसपोर्ट को यूजेबल मानते हैं। तीसरा, कैटास्ट्रोफिक एसेंशियल स्पेंडिंग, कितने परिवार एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग या ट्रांसपोर्ट के कारण सेविंग्स तोड़ रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं। चौथा, टाइम कॉस्ट, ट्रैफिक, पानी लाने, हॉस्पिटल क्यू और सर्विस फेलियर में कितने प्रोडक्टिव आवर्स खो रहे हैं। पांचवा, इफेक्टिव डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स और एसेंशियल प्राइवेट सब्स्टिट्यूट्स के बाद वास्तव में हाउस होल्ड के पास कितना पैसा बचता है। छठा, चॉइस वर्सेस कंपल्सन सर्वे, प्राइवेट सर्विस खरीदने वाले परिवार ने क्वालिटी प्रेफरेंस से खरीदा या पब्लिक ऑल्टरनेटिव की अनुपस्थिति से। यही डेटा हमें बताएगा कि एक्सपेंडिंग मार्केट प्रॉस्पेरिटी का सिग्नल है या इंस्टीट्यूशनल वीकनेस का। मैं कंजम्पशन के खिलाफ नहीं हूं। कंजम्पशन किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का
महत्वपूर्ण इंजन है। प्राइवेट एंटरप्राइज इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैपेसिटी और चॉइस देता है। लेकिन हर बढ़ती सेल पर ताली बजाने से पहले हमें पूछना होगा, यह प्रोडक्ट किस ह्यूमन प्रॉब्लम के कारण बिक रहा है? क्या लैपटॉप इसलिए खरीदा गया क्योंकि कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, या प्यूरिफायर इसलिए खरीदा गया क्योंकि हवा सांस लेने योग्य नहीं? क्या इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग है या हॉस्पिटल बिल का डर? क्या प्राइवेट स्कूल एस्पिरेशन है या पब्लिक स्कूलिंग में कॉन्फिडेंस की कमी? क्या कार मोबिलिटी है या फेल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एस्केप? निष्कर्ष यही है कि देश केवल तब प्रॉस्पेरस नहीं होता जब लोग अधिक खरीदने लगें। प्रॉस्पेरिटी तब गहरी होती है जब नागरिकों को बेसिक सर्वाइवल की रक्षा पर कम खर्च करना पड़े और अपना फ्यूचर बनाने पर अधिक निवेश करने का अवसर मिले। एक विकसित समाज की पहचान केवल उसके मॉल्स, प्रीमियम ब्रांड्स और कंज्यूमर मार्केट साइज से नहीं होती। उसकी पहचान यह भी होती है कि साफ पानी पीने के लिए कितनी मशीन्स खरीदनी पड़ती है, सांस लेने के लिए कितने फिल्टर्स, बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने पैरेलल सिस्टम्स, बीमार होने पर कितनी सेविंग्स, सुरक्षित रहने के लिए कितनी दीवारें और कैमराज, और बेसिक डिग्निटी के लिए कितने मंथली सब्सक्रिप्शंस। कंज्यूमर इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी में अंतर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन असल में यह बहुत बड़ा है। कंज्यूमर इकोनॉमी पूछती है लोग कितना खरीद रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी पूछती है लोगों को मजबूरी में क्या क्या खरीदना पड़ रहा है और चॉइस से खरीदने के लिए आखिर कितना बच रहा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि एयर प्यूरिफायर, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोचिंग, टैंकर और सिक्योरिटी मार्केट तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मार्केट का साइज कितना बड़ा हो गया, ये भी पूछिए कि क्या देश का कंज्यूमर अमीर हुआ है या उसकी इनसिक्योरिटी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और शायद इंडिया की इकोनॉमिक सक्सेस का असली बेंचमार्क ये नहीं होगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना लिया। असली बेंचमार्क ये होगा कि हमने कितने नागरिकों को सर्वाइवल खरीदने की मजबूरी से मुक्त करके फ्यूचर बनाने की आजादी दी। आखिर सरकारी फेलियर की कीमत जिंदा रहने के लिए हम सभी चुका रहे हैं, और चॉइस के तौर पर वॉइस है ही नहीं, या तो एग्जिट स्ट्रेटजी है या फिर लॉयल्टी। क्यों ना हम सब वॉइस ही बनकर एक बार देख लें। शुक्रिया।